बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं हूं नवीद मेराज। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़नी हैं। यहाँ पे टोटल 5 डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं जो कि इस पूरे चैप्टर की बेस हैं। और पहली डेफिनेशन है मैट्रिक्स। उसके लिए देखें आप अपनी किताब का पेज नंबर 2। डेफिनेशन आपके सामने है। अ रेक्टेंगुलर और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as 1, 3, 4, 7 to 0 and then enclosed by brackets is said to form a matrix. तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है वो है मैट्रिक्स की, जिसको हम समझने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स से क्या मुराद है। सपोज़ हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के नंबर्स हैं। मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। मेरे पास एक नंबर है 0, 1, सपोज 2, 3, 4 एंड 7। ये कुछ नंबर्स हैं। तो यहाँ हमारी डेफिनेशन में एक वर्ड आया है कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं। दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे। अरे का मतलब होता है तरतीब, अरेंजमेंट। दरअसल ये एक रेक्टेंगुलर शक्ल की एक ख़ास किस्म की तरतीब है जो इन दिए हुए नंबर्स पे आप अप्लाई करते हैं। सपोज़ मेरे पास अगर ये नंबर्स हैं, इनको एक मैं अरेंजमेंट में लिख दूँ। मैंने ये 1 उठाया, सपोज़ उसको यहाँ लिख दिया, 3 को यहाँ लिख दिया, 4 को यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे पास नंबर 1, 3, 4 के बाद जो रह गए हैं वो 0 है, 2 है और ये मेरे पास नंबर जो है 7 रह गया। इन नंबर्स को इस शक्ल में लिख देने के बाद अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से इनको एनक्लोज कर दूँ, अब ये एक ख़ास किस्म की तरतीब बन गई है। अब नंबर्स तो वही वाले हैं जो ऊपर लिखे हुए थे। ऊपर नंबर्स जो लिखे हुए थे हैं वो हमारे पास स्प्रेड फॉर्म में हैं। अब इनको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जैसे ही आपने लिख दिया, अब इस अरेंजमेंट को, इस तरतीब को हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम दे रहे हैं। तो अब ये मैट्रिक्स को हमने कहा कि मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरे है। रेक्टेंगल हमें पता है कि एक ज्योमेट्री की एक शेप है। अगर जैसे ये मैंने लिखा तो ये देखें, ये लेंथ, ये हमारे पास इसकी विड्थ आ गई और ये हमारे पास क्या इसकी लेंथ है। तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ की जो अरेंजमेंट है, ये रोज़ और कॉलम की ये ख़ास किस्म की ये जो तरतीब बन रही है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स नंबर्स को जब आप ख़ास तरतीब में लिखते हैं, और वो तरतीब कौन सी है, वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। और नंबर्स को लिख देने के बाद जब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं तो उससे मुराद क्या कहलाता है, ये मैट्रिक्स कहलाती है। वो ख़ास किस्म के तरतीब को हम मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग विच इज़ अबाउट मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स को हमेशा आपने कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को हमने स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करना। सपोज़ अगर ये एक मैट्रिक्स है तो मैं इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूँगा, कभी भी इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट नहीं करूँगा। मैट्रिक्स का नाम याद रखना है कि हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन है नंबर्स की, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मैट्रिक्स कहते हैं। अब मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि मैट्रिक्स की रो से क्या मुराद है। जी, रो के लिए भी अपनी किताब का देखें, पेज नंबर 2 पे डेफिनेशन मौजूद है। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। ऐसी एंट्रीज जो कि हॉरिजेंटल वे में मौजूद हों, हॉरिजेंटली जो एंट्रीज पड़ी हुई हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स की रोज कहते हैं। देखें जी, एंट्री से मुराद मैट्रिक्स के अंदर पड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो उसकी एंट्रीज कहलाती हैं। मेरे पास ये जो नंबर्स 1, 2, 0, 3, 5, 4, 2, 1, -1 लिखा हुआ है, तो मैं इनको इन मैट्रिक्स की एंट्रीज़ कहूँगा। अब ये दो तरह से तरतीब में है। एक ये मुझे हॉरिजेंटल अरेंजमेंट नज़र आ रही है और एक मुझे यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट नज़र आ रही है। तो ये जो अरेंजमेंट जिनमें ये हॉरिजेंटली रिप्रेजेंट ये पड़ी हुई हैं एंट्रीज़ हमारे पास, ये 1, 2, 0, ये इसकी पहली रो बन जाएगी, जिसे मैं R1 का नाम दे सकता हूँ। इसी तरीके से ये दूसरी जो हॉरिजेंटल हमारे तरतीब में ये रोज़ जो एंट्रीज़ नज़र आ रही हैं, इसको हमने सेकंड रो R2 का नाम देना है। बिल्कुल इसी तरीके से
नेक्स्ट जो एंट्रीज हमारे पास ये मौजूद हैं हॉरिजेंटल वे में, और जो कि 2 1 -1 है, ये इस मैट्रिक्स की थर्ड रो फॉर्म कर रहे हैं जिसे हमने R3 का नाम देना है। ठीक है, तो ये थी मैट्रिक्स की रोज़। याद रखें, मैट्रिक्स की रोज़ और रो मैट्रिक्स दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। रो मैट्रिक्स अभी आने वाले हमने लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला मैट्रिक्स की टाइप्स में पढ़ेंगे। ये है मैट्रिक्स की रोज़ किसे कहते हैं, ये वो हमने समझाया आपको। अगली डेफिनेशन हमारे पास है जी, नेक्स्ट क्या है जी, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर मैं देखेंगे, इसकी भी डेफिनेशन पेज नंबर 3 के स्टार्ट में मौजूद है आपके सामने, आपकी किताब में मैं पढ़ रहा हूँ। स्टार्ट पे पहली लाइंस हैं, ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। ऐसी तमाम एंट्रीज जो कि वर्टिकल वे में मौजूद हों उन्हें हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स की कॉलम कहलाते हैं जी। अब हम बात कर रहे थे कि जी मैट्रिक्स के कॉलम से क्या मुराद है, तो उसके लिए एक और एग्जांपल हमारे पास है कि ऐसी तमाम एंट्रीज़ जो कि वर्टिकल वे में आपकी मैट्रिक्स में मौजूद होती हैं उनको हम मैट्रिक्स का कॉलम कहते हैं। सपोज़ मेरे पास यहाँ पे कोई मैट्रिक्स बी है जो आपके सामने है। यहाँ पे देखें हमारे पास ये एंट्रीज़ वो हैं जो कि वर्टिकल वे में मौजूद हैं, तो ये इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम कहलाएगा, C1 का नाम दे रहे हैं हम इसे। और ये भी एंट्रीज़ हमारे पास वर्टिकल वे में मौजूद हैं, तो ये इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम C2 बन जाएगा। इन द सेम वे ये एंट्रीज़ भी हमारे पास वर्टिकल वे में मौजूद हैं, तो हमें इस मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम बना दिया जो कि C3 का नाम दिया। इसके बाद ये हमारे पास डेफिनेशन आ रही है कि मैट्रिक्स के ऑर्डर से क्या मुराद है, और ये डेफिनेशन भी आपके बुक के पेज नंबर 3 पर मौजूद है, मैं पढ़ रहा हूँ। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम एंड मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। कि दरअसल किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए, दरअसल किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताती हैं उस मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम। तो रोज़ और कॉलम की तादाद ये स्पेसिफाई करती है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कहलाएगा। आगे लिखा हुआ है, इफ़ अ मैट्रिक्स M हैज़ M रोज एंड N कॉलम देन M इज़ सेड टू बी ऑर्डर M बाय N। मतलब अगर सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, M है, कैपिटल M है, और उसकी M रोज हैं और N कॉलम्स हैं, तो फिर उस मैट्रिक्स कैपिटल M मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा उसका फार्मूला बनेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M। वो इक्वल होगा M फिर हाइफन बाय N, M बाय N। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, M बाय N। लाइक मेरे पास ये जो ऊपर मैट्रिक्स B थी, इसके ऑर्डर की बात करें तो इसमें देखें रोज़ कितनी हैं। रोज़ तो हमें पता है कि ये हमारे पास होती हैं हॉरिजेंटल एंट्रीज, 1 रो, सेकंड रो, और ये टोटल 3 रोज़ हो गई। और कॉलम भी अभी हमने देखे यहाँ पे 3 थे। तो ये जो मैट्रिक्स बी है, अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी वो इक्वल होगा रोज़ बाय कॉलम, नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो रोज़ कितनी हैं जी, 3 हैं, तो मैं लिखूँगा 3 बाय कॉलम कितने हैं, वो भी 3 हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 बाय 3 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये था हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इक्वल मैट्राइसिस, कि मैट्राइसिस कब कब आपस में इक्वल होती हैं जी। इक्वल मैट्राइसिस की डेफिनेशन भी आपकी बुक के पेज नंबर 3 पे मौजूद है, मैं पढ़ रहा हूँ। लेट A एंड B बी द 2 मैट्रिसेस देन A इज सेड टू बी इक्वल टू B। तो हम अगर सपोज हमारे पास किसी 2 मैट्राइसिस A और B हैं, तो A को B के इक्वल कहेंगे एंड डिनोटेड बाय A इक्वल B, और इसको लिखते A इक्वल B हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब ये 2 नीचे दी हुई कंडीशंस मुकम्मल हो जाएं। तो पहली कंडीशन है द ऑर्डर ऑफ A इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ B, यानी कि मैट्रिक्स A के ऑर्डर को मैट्रिक्स B के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन पूरी होनी चाहिए तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स इक्वल है। दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल,
कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी इक्वल होने चाहिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से क्या मुराद है, इस बात को अच्छे से क्लियर करने के लिए एक छोटी सी हम एग्जांपल देखते हैं। जी, इक्वल मैट्रिसेस की बात हो रही है तो हमने कहा जी दो कंडीशंस का पूरा होना चाहिए। दो मैट्रिक्स ए और बी उस वक्त तक इक्वल नहीं होंगी जब दोनों ही कंडीशंस वो सेटिस्फाई ना करें। तो पहली कंडीशन थी कि दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो मेरे पास यहाँ पे दो मैट्रिसेस हैं, सपोज एक मैट्रिक्स ए है और ये मैंने मैट्रिक्स बी लिखी। अब इसके ऑर्डर की बात करें तो इसमें देखें रोज़ कितनी हैं, 2 हैं, कॉलम भी कितने हैं, 2 हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2/2। याद रखें 2/2 को by के साथ भी लिखते होते हैं और इस तरीके से भी लिखते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम लोग ये 2/2 इस तरीके से इंग्लिश वाले अंदाज में लिखेंगे। फिर अब ये आगे इसका ऑर्डर 2/2 और मैट्रिक्स बी की बात करें, इसका ऑर्डर चेक करें तो इसकी भी रोज़ भी 2 हैं और ये हमारे पास ये जो वर्टिकल एंट्रीज़ हैं यानी कि ये जो कॉलम हैं ये भी 2 हैं। तो इसका भी ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2/2। इस तरीके से हमारे पास दोनों के ऑर्डर तो सेम आ गए। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि जी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से मुराद ये है कि पहली मैट्रिक्स का पहले कॉलम में पहली रो और पहले कॉलम में क्या पड़ा हुआ है जी, 1 पड़ा हुआ है। तो ये कॉरस्पॉन्ड करेगा दूसरी मैट्रिक्स की पहले रो और पहले कॉलम पे मौजूद एंट्री के इक्वल होना चाहिए। हाँ जी, वो इक्वल ही है, 1 तो 1 के इक्वल है। इसी तरीके से पहली रो और सेकंड कॉलम में इधर 3 पड़ा हुआ है, इधर पहली रो और सेकंड कॉलम में 2 + 1 पड़ा हुआ है जो कि इक्वल होता है 3 के। तो ये भी सेम हो गया क्योंकि 2 + 1 का मतलब भी 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, तो ये भी एंट्री सेम जा रही है। अब इसी तरीके से अब सेकंड रो और पहले कॉलम में जो एंट्री पड़ी हुई है वो है -4। इसकी बात करें, सेकंड रो पहले कॉलम की बात करें -4, ये भी सेम है। अब यहाँ पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम में 2 मौजूद है, यहाँ पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम में 4 - 2 जो कि 2 के ही इक्वल होता है वो मौजूद है। इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या हो गई, सेम। अब दोनों कंडीशंस कंप्लीट हो गई कि यहाँ पे ऑर्डर भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू द मैट्रिक्स बी, कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के क्या है, इक्वल है। आई होप सो कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो कि चैप्टर नंबर 1 की पहली एक्सरसाइज में यूज़ होने जा रहे हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कि जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के लेक्चर के साथ। थैंक यू।